सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो डिस्कशन होता है डेली बेसिस पे उसको डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का सेकंड पार्ट रहेगा हम लोगों का, जो आप एग्जाम देते हो, जो आपका नोट्स 2.1 के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लिखवाना है वो होगा। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाउट क्वेश्चन आप लोग का था, जो भी डाउट क्वेश्चन है, सारा का सारा डाउट क्वेश्चन आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक का बेस है, मतलब आज डाउट क्वेश्चन एनी हाउ मुझे लेना है। ठीक है, आज का क्लास सैटरडे का दिन वैसे क्लास रहती नहीं है, या फिर फ्राइडे को नहीं रहता, तो कल वाला क्लास या फिर आज वाला क्लास एक एक्स्ट्रा था। कल आप लोग को एग्जाम होगा, ये कंटेस्ट एकदम दिमाग में बैठा लो, कल एग्जाम होगा। कल एग्जाम कुछ अलग तरीका से कोशिश करेंगे कि नोट्स 2.1 फिर सरप्राइज टेस्ट जैसा या फिर बिरयानी टेस्ट जैसा कुछ लिया जाए, ताकि आप लोग की जो एबिलिटी है पता चल पाए कि आप कितना स्टडी किए हो। ठीक है, और एक बात, माइंस एक्ट का सारा बात खत्म नहीं हुआ है, और शायद इसमें एक क्लास लग सकता है, जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 22A में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी भी छूट रहा है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो सेक्शन को हम लोग पूरी तरह याद नहीं कर पाए, पूरा नहीं पढ़ पाए, उसको हम लोग उसका एमसीक्यू नोट्स देखना पड़ेगा। ठीक है, माइंस एक्ट का पूरा को पूरा सेक्शन क्लास में, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन नहीं हुआ अभी तक, सारा सेक्शन नहीं पढ़ाया गया, रूल जैसा सारा का सारा खत्म हो गया, वैसा माइंस एक्ट में कुछ चीजें अभी भी बाकी है। ठीक है बाबू, तो आज का टॉपिक सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद डिस्कशन क्लास से स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन क्लास से लेते हैं क्लास, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूं अपना कॉपी में आप लोग नंबर लिख लिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, जो सवाल में पूछने वाला हूं उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, चलो अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। कैंटीन बॉयलर फर्स्ट एड से, ठीक है, हाँ 10 अक्टूबर से अभी तक जितना भी सिलेबस है सारा रहेगा। ये बात हर एक बच्चा दिमाग में बैठा ले, कभी भी जो एग्जाम होता है उस वीक का एग्जाम तो रहता ही रहता सिलेबस में, जो सप्ताह में पढ़ाया गया है, इसके अलावा जो पुराना कोर्स में जो भी पढ़ाया गया सारा कुछ रहता है। एग्जाम का मतलब कभी नहीं होता है कि पुराना वाला नहीं है सिर्फ यही वाला, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास पुराना वाला कंटेंट रहेगा, इसलिए आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो। ठीक है, चलो स्कॉलरशिप किस बात की मिल रही है आपको, जो स्कॉलरशिप मिल रहा है किस बात के लिए मिल रहा है, ऐसे ही, ठीक है ना, तो वो कंटेंट है। चलो कितना डिस्टेंस होता है मेरा, एटलीस्ट कितना मीटर दूरी होता है, 15 मीटर, 15 मीटर दूर होता है कितना, बॉयलर से लेके, सॉरी कैंटीन से कोई भी ऐसा चीज जो उसको खाना को दूषित कर सकता है, हर वो चीज का दूरी कितना होता है, 15 मीटर, मिनिमम 15 मीटर का दूरी होता है। ठीक है, 15 मीटर दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, माइंस एक्ट वीमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन में बताता है, माइंस एक्ट के किस सेक्शन में वीमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया है। कमिटी, माइंस एक्ट में फॉर्मेशन ऑफ कमिटी कौन सा सेक्शन के अधीन बनता है, माइंस एक्ट में जो कमिटी बनती है किस सेक्शन के अधीन बनती है, वेरी गुड, माइंस एक्ट में जो कमिटी बनती है कौन सेक्शन के अधीन बनती है, सेक्शन 12, माइंस एक्ट का सेक्शन 12 के अधीन कमिटी बनती है। माइंस एक्ट में वीक का शुरुआत मिडनाइट किस दिन से होता है, माइंस एक्ट के अनुसार सप्ताह का शुरुआत मिडनाइट कौन सा दिन से होता है, वेरी गुड, सैटरडे के दिन से होता है। माइंस एक्ट में वीक का शुरुआत क्या होता है, सैटरडे से होता है। ठीक है, हम लोग जो ऑर्डिनरी जो वेजेस के, ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इस साल का होता है या प्रीवियस साल का होता है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय एक वर्ड आप लोग हमेशा सुनते हो, वो इस साल का होता है, प्रेजेंट साल के लिए होता है, प्रीवियस साल का होता है, प्रेजेंट साल का होता है ना, प्रीवियस साल का होता है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किस साल का होता है, किस साल का होता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, तो प्रीवियस ईयर, पुराने साल का ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट का वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं होता। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हमेशा प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। सरफेस पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा उससे काम लिया जा सकता है, मैक्सिमम एक दिन में कितना घंटा काम लिया जा सकता है, वेरी गुड, सरफेस पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा काम लिया जा सकता है, अरे सरफेस का मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटा काम लिया जा सकता है, 9 घंटा काम लिया जा सकता है। ठीक है, अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा तक काम लिया जा सकता है, अंडरग्राउंड माइंस में एक दिन में मैक्सिमम कितना आवर तक काम लिया जा सकता है, अंडरग्राउंड में 8 घंटा काम लिया जा सकता है, चाहे सरफेस हो या अंडरग्राउंड, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक में कितना घंटा काम लिया जा सकता है, चाहे सरफेस हो या अंडरग्राउंड हो, कहीं पर भी मैक्सिमम 1 वीक में कितना जगह काम लिया जा सकता है। तो इसका जवाब करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका जवाब को 48 आवर में कहीं पर भी लिया जा सकता है। ठीक है, कहीं पर भी 48 आवर में लिया जा सकता है। हो गया ये सारा चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति अगर, ठीक है, अच्छा ये जो आप लोगों को एक बात पता है क्या, एक चीज मैं इसी से रिलेटेड पूछ देता हूं, लिखवाते समय भी शायद भूल हुआ है मेरे से, 12 घंटा तक किसी व्यक्ति से काम लेंगे, क्या ये इमरजेंसी वर्क में लिखवाए या ऐसा नॉर्मल लिखवाए, 12 घंटा वाला क्या इमरजेंसी लिखवाए, इमरजेंसी में लिखवा दिया ना मैंने, इमरजेंसी नहीं होगा,
ठीक है, आज का नोट्स में मैं इसको सुधार दूंगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है मुझे पढ़ाते वक्त, इसमें थोड़ा गलत चला गया, कुछ और सेक्शन का पार्ट इसमें जोड़ के मैंने बता दिया, तो वो गलत हो गया, उसको मैं सुधार दूंगा आज के क्लास में। आज इसको जितना भी गलती जहां जहां जो कुछ भी हुआ आज हम लोग एडिट कर लेंगे, ठीक है बाबू। जहां जहां भूल हुआ है नोट्स लिखवाने में, कुछ कुछ जगह मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार लेंगे। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अधीन माइंस रेगुलेशन बनाए गए हैं? माइंस एक्ट के कौन सा सेक्शन के अधीन माइंस रेगुलेशन बनाए गए हैं? तो माइंस रेगुलेशन कितना होगा? सेक्शन 57 के अधीन माइंस रेगुलेशन का गठन हुआ है, जितना भी रेगुलेशन है, ठीक है। रेस्क्यू रूल, रेस्क्यू रूल किस, रेस्क्यू रूल कौन सा ईयर, रेस्क्यू रूल के साथ कौन सा ईयर अटैच होता है? रेस्क्यू रूल के साथ कौन सा ईयर अटैच होता है? रेस्क्यू रूल कौन सा? रेस्क्यू रूल 1985 है। माइंस रूल कब से, माइंस रूल ध्यान सुनो, माइंस रूल कब से लागू हुआ है, कब से इन्फोर्स्ड हुआ है, कब से माइंस रूल लागू हुआ डियर स्टूडेंट्स? माइंस रूल कब से? माइंस रूल 1 जुलाई का ही लिख रहा है, मैं माइंस रूल बोल रहा हूं, माइंस एक्ट थोड़ी ना बोल रहा हूं। 2 जुलाई कितना होगा? वेरी गुड, 2 जुलाई कितना होगा? 1955। माइंस जो रूल है 2 जुलाई 1955 से लागू हुआ है, 1955 से लागू हुआ है। एक व्यक्ति को अगर अंडरग्राउंड माइंस में चाहता है कि मुझे ईएल ले, ईएल उसको मिले, तो ईएल मिलने के लिए उसको पूरा कैलेंडर ईयर में मिनिमम अटेंडेंस कितना होगा? ईएल मिलने के लिए कैलेंडर ईयर में उसको पूरा कैलेंडर ईयर में कितना अटेंडेंस होना चाहिए? वेरी गुड, अंडरग्राउंड में कितना? 190 दिन का अटेंडेंस होना चाहिए, तब वो ईएल के लिए एलिजिबल होगा। सपोज मान लो मिड कोई डेट में ज्वाइन करता है, जिसके बाद टोटल वर्किंग जो डे है, टोटल वर्किंग डे देखता है वो 140 दिन है। 140 दिन में अगर वो ईएल लेना चाहता है तो उसको कितना दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा? 140 दिन में से कितना प्रेजेंट होगा तो ईएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा? वेरी गुड, कितना होगा? 140 का आधा कर दीजिए सर, हाफ कर देते इसका, इसका हाफ कर देंगे तो कितना का 70 डेज उसका हाजिरी हो, तब जाके ईएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर वो 70 दिन ही गिनकर हाजिरी किया है, 70 दिन ही गिना है, 70 दिन ही किया, बोला 70 दिन में मेरा काम हो जा रहा, हम 70 दिन ही ड्यूटी करेंगे, 70 दिन में 70 दिन ड्यूटी किया, अब बताओ उसको कितना ईएल मिलेगा? वो अंडरग्राउंड का एम्प्लॉय है तो 70 दिन अगर ड्यूटी किया है तो 70 दिन ड्यूटी के बदले उसको कितना ईएल मिलेगा? 70 दिन के बदले कितना ईएल मिलेगा? 70 डिवाइडेड बाय कितना कर दे? 15, 15 चौका 60 पॉइंट, 15 छक्का 90, यानी 4.6 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा बाबू? 4.6। तो मैंने आपको बताया था 0.5 या उससे ज्यादा जब भी रहता है तो उसको राउंड फिगर 1 ले लेते हम लोग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी उसका ईएल कितना मिलेगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से? उसको टोटल 5 ईएल मिलेगा, 5 ईएल के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, 5 ईएल मिलेगा। क्या ईएल को बेचा या बेचा जा सकता है? क्या ईएल को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है। क्या ईएल को खरीदा जा सकता है? क्या ईएल को खरीदा जा सकता है? एम्प्लॉय वर्कर क्या खरीद सकते हैं ईएल? नहीं, ईएल को खरीदा नहीं जा सकता, बेचा जा सकता है। मैटरनिटी लीव जो मिलता है फीमेल एम्प्लॉय को, कितना सप्ताह के लिए मिलता है? मैटरनिटी लीव टोटल कितने वीक्स के लिए मिलता है? 26 वीक्स को मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव मैक्सिमम कितने बच्चों तक दिया जाता है? मैक्सिमम कितने बच्चों तक मैटरनिटी लीव ग्रांट किया जाता है? तो 2 बच्चों तक के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। 2 बच्चों तक 2 बार मैक्सिमम लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। पैटर्निटी लीव जो होता है वो पैटर्निटी लीव कितना 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 दिन के लिए होता है? पैटर्निटी लीव कितना दिन के लिए होता है? कितना हो जाएगा? 15 डेज, वेरी गुड, 15 दिन के लिए मेरा क्या होता है? पैटर्निटी लीव होता है। सेफ्टी, पीट सेफ्टी कमेटी, पीट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा? पीट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर होता है। पीट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर होता है, ठीक है। पीट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर होता है। जो फर्स्ट एड स्टेशन जो हम लोग देते हैं, ठीक है, सरफेस पे कितना पर्सन पे फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करना होता है? सरफेस पे कितना पर्सन पे फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करता है? सरफेस पे कितना पर्सन पे फर्स्ट एड स्टेशन का कितना होगा? सरफेस पे फर्स्ट एड स्टेशन का मैं बात कर रहा हूं, सरफेस पे कितना पर्सन पे फर्स्ट एड? मोर देन 50% होगा, ठीक है। कैंटीन के लिए कितना व्यक्ति होना चाहिए? कैंटीन के लिए कितना व्यक्ति होना चाहिए? कैंटीन, आज का क्लास और सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का क्लास का। आप जितना कुछ भी जैसे आप याद नहीं रख पाते हो सर कैंटीन में क्या होगा, फर्स्ट एड में क्या होता है, तो मैं आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजा है, लेकिन किसी का भी आंसर से मैं संतुष्ट नहीं था जो कंप्लीट आंसर लिखा हो एक जगह। इसके बारे में ना, कैंटीन प्रोविजन के बारे में जो आंसर लिख के भेजो ना, मैं संतुष्ट नहीं था। 1-2 बच्चा जो है ना ठीक ठाक लिखा है एवरेज, पर मुझे स्कोरिंग करने बोलोगे ना सर आउट ऑफ कितना मार्क्स देंगे, तो मैं मैक्सिमम 10 आउट ऑफ 9 स्कोर दे सकता हूं। 10 आउट ऑफ 10 ऐसा कोई बच्चा नहीं लिख के भेजा। आपको मैंने बताया था ना एक बार, आपको शायद याद होगा, शायद ट्यूसडे का जो पहला क्लास था उस दिन मैंने बोला था कि जो फॉर्म है और साथ ही साथ जो आपका ये वाला प्रोविजन उसका पर लिखना आपको किसमें कितना आदमी चाहिए, तो आप लोगों ने कुछ लिख कर भेजा था, मैं वही बात कर रहा हूं। उसमें 10 आउट ऑफ 10 लाने वाला ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। मैं आज वो कंप्लीट करवाऊंगा, देखो उसमें कैसे लिखना है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, विनर्स नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स। विनर्स कभी अलग चीज नहीं करते हैं, वो दैट डोंट डू, वो कभी करते ही नहीं है अलग चीज, वो काम सेम करते हैं।
बट द वे ऑफ द वर्किंग इज डिफरेंट। पर उनका जो काम करने का तरीका अलग होता है। विनर को अलग काम करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस तरीका अलग होता है। अलग तरीका से वो कुछ चीजों का करते हैं जो उसको आसानी से याद रहता है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग पिलर, साइज ऑफ द पिलर याद कर रहे थे तो कितना आसानी से पूरा का पूरा साइज ऑफ द पिलर याद हो गया, कितना आसानी से हम लोग का फॉर्म याद हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नोट्स 2.1 का ऐसा ही पार्ट देखेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चाहे फ्लैट रूफ हो या फिर मेरा स्लोप्ड रूफ हो, मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे कितना होता है? मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे कितना होता है? 2 पॉइंट कितना होता है? 2.5 मीटर। ठीक है, कितना होता है? 2.5 मीटर पे बात करेंगे हम लोग। जो शेल्टर प्रोवाइड करता है वर्कशॉप के पास शेल्टर कितना आदमी पे देंगे? वर्कशॉप के पास जो शेल्टर देंगे कितना आदमी पे देंगे? कितना आदमी पे दिया जाएगा? ठीक है, वेरी गुड, 25% और मोर पे दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट, साउंड का वार्निंग लिमिट क्या है? साउंड का वार्निंग लिमिट क्या है? साउंड का वार्निंग लिमिट क्या है? 85। वेरी गुड। देखो वो टाइम नहीं है ना, फटाफट आंसर देना पड़ेगा। एग्जाम समय जाओगे ना तो मैं सवाल पूछूंगा, आपका आंसर आया है नहीं तो गया। एग्जाम का समय ना बहुत फास्ट होता है, ये वाला जो मैं अभी करवा रहा हूं इससे फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग डेंजर लिमिट होता है साउंड का कितना होता है? साउंड का डेंजर लिमिट कितना होता है? 90 डीबी के आसपास साउंड का डेंजर लिमिट होता है। कितना होता है वो? साउंड का डेंजर लिमिट क्या होता है? 90 डीबी। ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ सर्वे जो हम लोग बोले उसमें मेंबर की संख्या कितनी होगी? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे बोलो, ठीक है, आप उसमें मेंबर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 2 to 3, मिनिमम 2 आदमी प्रेजेंट हो तो भी चलता है, 3 आदमी होना चाहिए। जो अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिजीज के बारे में, देखता हूं आपको याद है कि नहीं। एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, आदमी का जो शरीर से फ्लूइड पानी निकल जाता है, बह जाता है, उसके कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं हम लोग? उसके कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? इसका कारण शरीर से क्या होता है, फ्लूइड या पानी बह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रोग को क्या कहते हैं हम लोग? हीट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? अगर कॉपी खोल के कोई बताना चाह रहा है कि सर हम पीछे पलट के बता देंगे तो मेरा क्लास में तुम नहीं बोल पाओगे, है ना। इसको तुमको क्या करना हो, याद रख के बोलना पड़ेगा। उसको हीट एक्सॉशन कहते हैं, हीट एक्सॉशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी बॉडी में क्या हो रहा है, हीट जो है उसको किसी बॉडी का टेम्परेचर जो हीट है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसको क्या कहते हैं? बॉडी का जो हीट है ना उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा सराउंडिंग के साथ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? हीट स्ट्रोक कहेंगे, हीट स्ट्रोक। अधिक लाइट में काम करने के कारण जो आंख में जिस तरह का इफेक्ट दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अधिक लाइट में काम करने के कारण जो आंख में इफेक्ट दिखाया इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड आशुतोष, क्या कहते हैं उसको हम लोग? ग्लेयर कहते हैं। दैट सिम्टम इज नोन एज ग्लेयर। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लेयर कहते हैं ना, ग्लेयर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग का, जो हम लोगों का कोल डस्ट के कारण जो रोग होता है, ठीक है, उसका स्पेलिंग एक बार में अच्छा से टाइप करके भेजो। कोल डस्ट के कारण होने वाला रोग का नाम क्या है? कोल डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम को आप लोग हमको मुझे भेजना है। बहुत बच्चा जो भेजा सब लगभग सही भेजा इस बार, है ना। न्यूमोकोनोसिस का स्पेलिंग जो लिखे लगभग हर एक बच्चा, सब बच्चा सही लिखा, लगभग सारे बच्चे सही है। एक आध जन का स्पेलिंग इधर उधर देख रहा हूं लगभग, लेकिन सभी का सेम है, अच्छा है। एक दो बच्चा का गलत हुआ, बाद बाकी सब सही है। वेरी गुड। न्यूमोकोनोसिस का स्पेलिंग आप लोगों ने जो लिखा है, कोल्ड डस्ट के कारण होने वाली बीमारी, वो स्पेलिंग एकदम सही लिखे हो, सही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऐसा पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन किस चीज के कारण होता है? पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कौन चीज के कारण होता है? किस चीज के कारण पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन से कोई व्यक्ति गुजरेगा? ऐसा कौन सी बीमारी है जिसके जो किस चीज के कारण पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन अगर किसी को होता है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? वेरी गुड, उसके पीछे क्या कारण रहता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कोयला का अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कोयला का प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो कितना मीटर डेप्थ तक, ठीक है, मेरा अलाउ है, माइन सेट अप्लाई नहीं होगा। कितना मीटर डेप्थ तक माइन सेट अप्लाई नहीं होता है? 15 मीटर डेप्थ तक माइन सेट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कुछ सेक्शन है जो अप्लाई होंगे, लेकिन अधिकतर सेक्शन माइन सेट अप्लाई नहीं होता है। और नॉर्मल अगर पोल ना हो तो कितना मीटर हो जाएगा ये वाला? पोल ना हो तो कितना मीटर डेप्थ हो जाएगा ये वाला? वेरी गुड। चलो, माइनर इंजरी का रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजते हैं? माइनर इंजरी का रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजते हैं? के में कब भेजते हैं? के में कब भेजते बाबू? बीच में मैंने पढ़ाते वक्त कभी कभी गलत कर दिया, बोलते वक्त। ऑन और बिफोर क्या होगा, अच्छा से बताओ। माइनर इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं? ऑन और बिफोर डेट है इसमें।
20 फरवरी है ना 20 जनवरी है, दो ऑप्शन है। ऑन और बिफोर क्या है, 20 जनवरी है ना 20 फरवरी है। मैंने क्या लिखा है आपको इस बार अच्छे से बताना है, ठीक है। माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट है ऑन और बिफोर 20 जनवरी होगा या 20 फरवरी होगा, क्या होगा आप अच्छे से उनको बताओ। बीच में मैंने कुछ गलत बता दिया था ना, जनवरी कंफर्म होगा, ठीक है। 20 जनवरी, 2-3 क्लास पुराना क्लास में जो रिवीजन करवाते वक्त मेरा मुंह से भी फरवरी में बोल दिया था, एक्चुअली क्या होगा ऑन और बिफोर, ठीक है। ऑन और बिफोर क्या होगा 20 जनवरी होगा। दो क्लास में मैंने फरवरी, खुद मेरा मुंह से फरवरी निकल गया है, आप उसको जनवरी कर लो, है ना, जनवरी होगा। सही है ना, अब सही है। मैं क्रॉस चेक नहीं किया हूं, लेकिन किस फॉरम में देते हैं हम लोग, फॉरम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉरम में देते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉरम में देते हो, वेरी गुड, फॉरम जे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिपोर्टेबल इंजरी फॉरम क्या होगा, जे। रिपोर्टेबल इंजरी फॉरम क्या होगा, जे। कब भेजते हैं हम लोग, कब भेजेंगे, रिपोर्टेबल इंजरी को कब भेजा जाता है, मुझे 1 मिनट एक चीज देखने दो। 75 का 2, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, हो गया। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, सही है। हम लोग क्वार्टरली भेजते हैं, यानी हर 3 महीने के बाद अंत में हम लोग को भेजना होता है, ठीक है। रिपोर्टेबल इंजरी जो होता है, कितना घंटा से ज्यादा एक्सीडेंट को हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी में काउंट करेंगे, कितना घंटा से ज्यादा एक्सीडेंट को हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी में काउंट करते हैं, मोर देन कितना घंटा होता है, मोर देन 72 आवर। अगर किसी व्यक्ति अगर फोर्सफुली एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिपोर्टेबल इंजरी के रूप में काउंट किया जाता है। रिपोर्टेबल इंजरी मोर देन कितना होता है, मोर देन कितना होता है 72 आवर, ठीक है। 72 आवर से अधिक होने पर ये बोलते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस करता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सीरियस बॉडी इंजरी बोलते हैं ना, सीरियस बॉडी इंजरी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास और सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन हो गया आज का क्लास में, हम लोग अपना टॉपिक और सेशन पे आते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को जो पढ़ना और पढ़ाना है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू क्लास करने के बाद लगता है कि हाँ एक दिन सर रेस्ट हो जाना चाहिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कंटिन्यू क्लास करने के बाद लगता है कि हाँ सर एक दिन रेस्ट होना चाहिए, क्लास में रेस्ट होना चाहिए, वोटिंग करो। दोनों पक्ष इसमें सही है, जो रेस्ट का डिमांड करता है वो भी पक्ष सही है, जो रेस्ट का डिमांड नहीं करता दोनों पक्ष सही है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, जो रेस्ट का डिमांड जिसका आंसर अभी आ रहा नो, वो बच्चे कहीं बेटर है जो डिमांड कर रहे हैं यस। जो रेस्ट का डिमांड कर उससे बच्चे कहीं बेटर, ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो नो वाले बहुत बेटर है, वो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड है कि हाँ मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है, मुझे करना है। जो बच्चे यस करके रिप्लाई किए कि सर हाँ मुझे रेस्ट का जरूरत पड़ता है, तो मैं बाबू एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। एक मैं छोटा सा उदाहरण से स्टार्ट करूंगा अपना क्लास। रेलवे का जो बच्चे होते हैं ना, अपना भाई बहन का शादी तक नहीं अटेंड करते, वो मैं ऐसा एग्जाम्पल देखा हूं, अपना बहन का शादी में नहीं गया क्योंकि उसको रेलवे का एग्जाम था, वो 2 महीने बाद जाएंगे आएंगे पटना में, 2 दिन वहां रहना पड़ेगा, 4-5 दिन समय बर्बाद होगा, ऐसा सोच के शादी अटेंड नहीं किया। और मैं ऐसा नहीं हूं, मैं थोड़ा अलग टाइप का, मैं आपको बताया अपने बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तो अलग तरह का सोच है ना। तो कोशिश करो कि जब क्लास करने का, देखो अभी तो कुछ पूजा हो जाएगा नहीं, तो रेस्ट वेस्ट के बारे में अभी नहीं, अभी रेगुलर क्लास करने के बारे में सोचो। और जो बच्चे एग्जाम